तो अब तक हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे एक्सरसाइज 1.8 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमने पहले यहाँ पे लिखा है। और कॉन्सेप्ट क्या है? हियर वी हैव टू राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो टॉपिक आ रहा है उसमें हमने कन्वर्स नोट करना है, इनवर्स नोट करना है एंड कॉन्ट्रापोजिटिव नोट करना है किसी भी दिए हुए कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। तो अब ट्रिक क्या है या फिर कॉन्सेप्ट क्या है, तो जरा देखें। सपोज दैट वी हैव P implication Q is a given conditional statement। तो हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हमारे पास है P implication Q, देन कन्वर्स इज गिवन बाय Q implication P। तो आप जरा देखें P और Q का पोजीशन चेंज हो गया, पहला Q देन P। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट कंडीशनल मिला है P implication Q, तो आप उसका जब कन्वर्स लिख रहे हैं तो इट इज Q implication P। नाउ इनवर्स इज गिवन बाय, अब इनवर्स लिखते वक्त नेगेशन P implication नेगेशन Q। तो आपने P और Q जो है एज इट इज रखना है, बट बोथ P एंड Q कंसीडर्ड विद नेगेशन। तो क्या हो गया? इनवर्स नेगेशन P implication नेगेशन Q एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इज गिवन बाय नेगेशन Q implication नेगेशन P। तो सिंपल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट P implication Q है, तो उसका कन्वर्स क्या आ रहा है? Q implication P। उसका इनवर्स क्या आ रहा है? नेगेशन P implication नेगेशन Q। उसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखा जा रहा है नेगेशन Q implication नेगेशन P। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिखा है, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर इफ रवि इज गुड इन लॉजिक देन रवि इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सम है, इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है। इफ रवि इज गुड इन लॉजिक देन रवि इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो जब भी आपके पास इस तरह का सम आता है और आपको कहा जाता है राइट देयर कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, तो फर्स्ट राइट द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमने क्या किया? लेट P such that, पहला स्टेटमेंट रवि इज गुड इन लॉजिक, Q such that, सेकंड स्टेटमेंट इज रवि इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो P और Q आइडेंटिफाई हो गए। आपको समझ में आ रहा है कनेक्टिव क्या दिख रहा है? P और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर Q और बीच में क्या आ रहा है? देन। तो इफ देन अगर हम देखें तो कनेक्टिव क्या है? इफ देन यानी कि इम्प्लीकेशन। तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज रिटन एज या गिवन एज P implication Q। तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखा? P implication Q। नाउ कन्वर्स इज रिटन एज, तो हमने जो वहां पे लिखा था उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर? अगर आप देखें Q implication P, तो Q implication P। अब इसे वर्बल फॉर्म में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ Q स्टेटमेंट क्या है? रवि इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो इफ रवि इज गुड इन मैथमेटिक्स देन P स्टेटमेंट रवि इज गुड इन लॉजिक। तो ये आ गया हमारे पास कन्वर्स। अब इनवर्स इज रिटन एज, इनवर्स हमने क्या बताया? नेगेशन P implication नेगेशन Q। तो लिखा नेगेशन P implication नेगेशन Q। तो सच दैट अब क्या लिख रहे हैं? पहले स्टेटमेंट का अपोजिट, पहला स्टेटमेंट है रवि इज गुड इन लॉजिक, तो अपोजिट रवि इज नॉट गुड इन लॉजिक। और दूसरे स्टेटमेंट का भी नेगेशन आएगा, तो रवि इज गुड इन मैथमेटिक्स, तो नेगेशन क्या होगा? रवि इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो अगर हम अब इसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे? इफ रवि इज नॉट गुड इन लॉजिक देन रवि इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर इनवर्स। तो क्या लिखा? इफ रवि इज नॉट गुड इन लॉजिक देन रवि इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। नाउ कॉन्ट्रापोजिटिव इज रिटन एज, अब अगर आपको कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है तो नेगेशन Q implication नेगेशन P, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है यानी इट मींस रवि इज गुड इन मैथमेटिक्स, वो फर्स्ट आएगा लेकिन किसके साथ? नॉट के साथ। और बाद में क्या आएगा? रवि इज गुड इन लॉजिक विद नॉट। तो आप इसको अगर आप वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंप्लीकेशन है इफ देन आना है। तो इफ रवि इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स देन रवि इज नॉट गुड इन लॉजिक। तो ये हमारे पास आ गया कॉन्ट्रापोजिटिव, इफ रवि इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स देन रवि इज नॉट गुड इन लॉजिक। तो इस तरह से आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, मैक्सिमम टाइम चांसेस हैं कि आपको इस तरह का सम बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी मिलता है। तो ये तो था हमारे पास कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अभी आपको इसमें दो स्टेटमेंट गिवन है आपको, और हमें यहाँ पर इनका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव नोट करना है। जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया था, सेम स्टेटमेंट या सेम पैटर्न पे हम लोग कंसीडर करेंगे या फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो अगर आप ध्यान दें क्लियरली, इफ इट स्नोज, तो इफ और देन तो कनेक्टिव है। इट स्नोज फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया, दे डू नॉट ड्राइव द कार ये आ गया हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट। तो हमने पहले क्या लिखा, लेट P सच दैट इट स्नोज, तो ये हमने P अज्यूम किया। Q सच दैट दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पर हम लोग नॉट हटाएंगे नहीं, जो है जैसा स्टेटमेंट उसको ही यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट Q कंसीडर कर लिया जाएगा। तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज रिटन एज P इंप्लीकेशन Q। तो जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आ गया किससे से लिखना है, P इंप्लीकेशन Q, इफ देन, यानी कि सिंगल हेड एरो मार्क करना है। कन्वर्स इज रिटन एज Q इंप्लीकेशन P, तो पहला Q देन P। तो अब इफ देन तो लगाना ही है, इफ they do not drive the car then it snows। तो हमने Q implication P लिखा, if they do not drive the car then it snows। ये हो गया इसका कन्वर्स। इनवर्स, इनवर्स इज रिटन एज नेगेशन P implication नेगेशन Q। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों नॉट के साथ आएंगे और इफ देन। लेकिन अगर आप P देखें तो इट स्नोज, तो वहां तो नॉट आएगा, Q में ऑलरेडी नॉट है। तो जब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे नेगेशन Q, तो नॉट को रिमूव करना पड़ेगा, जैसा हमने आपको यहाँ पर इनवर्स नेगेशन के लिए डिस्कस किया हुआ था। तो क्या लिख रहे हैं, इफ इट नॉट स्नोज, इफ इट नॉट स्नोज देन दे ड्राइव द कार। तभी यहाँ पर इससे से आ रहा है क्या, इफ इट नॉट स्नोज देन दे ड्राइव द कार। तो दो डू नॉट था वो हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया और सिर्फ रह गया दे ड्राइव द कार, क्योंकि मुझे Q स्टेटमेंट जो है उसका नेगेशन चाहिए, तो डू नॉट यहां से रिमूव हो जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मालूम है, नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P। तो पहला किसका नेगेशन आएगा, सेकंड स्टेटमेंट का, और फिर आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन, इफ देन एज यूजुअल। तो इफ देन कंपलसरी आना है। तो इफ दे ड्राइव द कार, डू नॉट हमने छोड़ दिया क्योंकि पहला जो हमारे पास आ रहा है दूसरा स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट का नेगेशन, तो डू नॉट हटा देंगे। देन इट नॉट स्नोज, तो P का भी क्या लेना है आपने, नेगेशन, तो इसने लिखा इट नॉट स्नोज। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर भी ही स्टडीज पहला स्टेटमेंट है, ही विल गो टू कॉलेज सेकंड स्टेटमेंट है। तो हमने सबसे पहले लेट P सच दैट ही स्टडीज, Q सच दैट ही विल गो टू कॉलेज। So therefore symbolic form of given statement is P implication Q। अब कन्वर्स लिखना है, तो पहला क्या आएगा, Q then P। तो Q implication P such that, अब if कंपल्सरी, पहला स्टेटमेंट he will go to college, then और फिर दूसरा स्टेटमेंट he studies। तो if he will go to college then he studies। तो ये हमारे पास आ गया कन्वर्स। इनवर्स इज रिटन एज, तो इनवर्स में क्या हो रहा है, नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q, यानी कि इफ देन तो आना ही है, पहले स्टेटमेंट को नॉट के साथ यूज करना है और दूसरे को भी नॉट के साथ यूज करना है। तो अब जरा ध्यान से, इफ फर्स्ट है ही स्टडीज, तो इफ ही डज नॉट स्टडीज, इफ ही डज नॉट स्टडीज देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। तो देन ही विल नॉट गो टू कॉलेज। तो हमने क्या लिखा, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट, पहला स्टेटमेंट था क्या, he studies, तो अपोजिट he does not studies। तो if he does not studies then he will go to college। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अगर आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला if और then आना है, सेकंड स्टेटमेंट का नेगेशन पहले, तो सेकंड क्या है, he will go to college, तो हम इसका नेगेशन लिखेंगे he will not go to college। तो if he will not go to college then, अब सेकंड का नेगेशन he does not studies। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ याद रखें वर्बल फॉर्म क्या है कन्वर्स के लिए,
इनवर्स के लिए और कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए, और बाद में आपने उसको जो सिंबॉलिक फॉर्म आपको मालूम रहेगा तो आप इजिली क्या लिख पाएंगे, वर्बल फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट कि जो भी स्टेटमेंट दिया है वर्बल फॉर्म में पहला ठीक से पढ़े, पी और क्यू को आइडेंटिफाई करें, सिंबॉलिक फॉर्म लिखें। सिंबॉलिक फॉर्म हमेशा पी इंप्लीकेशन क्यू ही होगा और कुछ नहीं होगा। जब भी कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव आएगा फिर कन्वर्स लिखते वक्त सिंबॉलिक क्या है, क्यू इंप्लीकेशन पी, उसको कन्वर्ट कर दें वर्बल में। फिर इनवर्स क्या है, नेगेशन पी इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू, कन्वर्ट कर दें वर्बल फॉर्म में। एंड सिमिलरली कॉन्ट्रापॉजिटिव नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन नेगेशन पी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जिसमें आपको बोला गया है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। हमने इससे पहले भी इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग नेगेशन लिख रहे थे। और रूल्स ऑफ नेगेशन जो मैंने आपको बताया था, यानी कि आप डिसजंक्शन के लिए, कंजंक्शन के लिए, नेगेशन के लिए, इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन 5 मैंने आपको रूल्स लिख के दिए थे नेगेशन के, उनको यूज करते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो 3 पार्ट है। अगर हम फर्स्ट के लिए जा रहे हैं तो जरा देखें, नेगेशन आप अपनी तरफ से नोट करेंगे, विद इन ब्रैकेट गिवन स्टेटमेंट आ जाएगा। तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ किया, पी इंप्लीकेशन क्यू और पी इंप्लीकेशन आर ब्रैकेट क्लोज इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, आपको मालूम है और आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट जो पहला है ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा P और ये दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा Q। और आपको मालूम है P और Q का जब आप नेगेशन ले रहे हैं तो नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो किस तरह से लिख रहे हैं, नेगेशन P इंप्लीकेशन Q, इस ब्रैकेट के आगे नेगेशन, ये और कन्वर्ट हो गया एंड में, एंड देन नेगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन R। और मैंने क्या यूज किया, तो सिंस नेगेशन ऑफ P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो P यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट और Q मीन सेकंड ब्रैकेट। अब लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, अब आप नेगेशन और अंदर क्या आ रहा है, इम्प्लीकेशन। आपको मालूम है हमने इम्प्लीकेशन के लिए आपको बताया था नेगेशन ऑफ P implication Q is logically equivalent to P and negation Q। तो अब इसको अप्लाई कर देते हैं, तो P implication Q का negation क्या आ जाएगा, P and negation Q ब्रैकेट क्लोज, ये एंड एज इट इज। अब P implication R का भी negation इसी तरह से क्या आ जाएगा, P and negation R। तो ये आ गया हमारे पास negation ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब अगर हम सेकंड के लिए जा रहे हैं तो वापस सॉल्यूशन फॉर सेकंड, नेगेशन जो स्टेटमेंट है ब्रैकेट में लिखा हमने, P डबल इंप्लीकेशन Q और नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन R। अब जरा ध्यान दे, तो ये नेगेशन अंदर आएगा, तो पहला एक स्टेटमेंट P और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P डबल इंप्लीकेशन Q और कन्वर्टेड इनटू एंड नेगेशन। अब ये पूरा ब्रैकेट सेकंड स्टेटमेंट है, इसके नेगेशन सेकंड स्टेटमेंट नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन R। हमने अप्लाई किया नेगेशन ऑफ P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। अब वापस अगर आप देखें नेगेशन अंदर आएगा और आपको मालूम है बाय इंप्लीकेशन में क्या था, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। तो जरा ध्यान देना, एक ब्रैकेट ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम इसके लिए नेगेशन लिख रहे हैं। तो पहला ब्रैकेट P एंड नेगेशन Q, अब और Q एंड नेगेशन P, ये हमारा पहले ब्रैकेट का नेगेशन आ गया, ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। एंड अब इसके लिए नेगेशन लिखना है, तो यहां पर इंप्लीकेशन जो मैंने ऊपर वाले सिस्टम में नोट किया हुआ है, P इंप्लीकेशन Q, तो पहला स्टेटमेंट P एज इट इज और दूसरे का नेगेशन, तो पहला स्टेटमेंट यानी कि नेगेशन Q एज इट इज एंड
और दूसरे का नेगेशन, ये ऑलरेडी नेगेशन है तो नेगेशन नेगेशन क्या आ जाएगा आर, यानी कि नेगेशन ऑफ नेगेशन इट इज इक्वल टू आर। और अगर आप एक स्टेप बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो इट इज रिटन एज नेगेशन ऑफ नेगेशन आर। तो ये हमने यूज किया, हमने जो रूल अप्लाई किया है वो क्या है, P negation of P implication Q is logically equivalent to P and negation Q और Q and negation P। और दूसरा मैंने यूज किया है negation of P implication Q is logically equivalent to P and negation Q। तो ये हमने रूल यहाँ पर अप्लाई किए। अब इसमें करना क्या है, is logically equivalent to, ये ब्रैकेट तो एज इट इज, P and negation Q और Q and negation P, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, and after that we have negation Q as it is and as it is negation of negation, यानी कि डायरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये क्या आ जाएगा R। और हमने अप्लाई किया सिंस नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P, तो यहाँ पर नेगेशन ऑफ नेगेशन R था इसलिए हमने क्या लिखा R, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट थर्ड वन, सॉल्यूशन नेगेशन ऑफ P implication Q एंड R। आपको मालूम है ये स्टेटमेंट जो पूरा है पहला P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, एंड आ रहा है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा और, तो नेगेशन ऑफ P implication Q और नेगेशन R अप्लाई क्या हुआ, नेगेशन ऑफ P एंड Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q। ध्यान दें ये पूरा ब्रैकेट एक स्टेटमेंट और ये दूसरा। अब मुझे इंप्लीकेशन का नेगेशन लेना, एज यूजुअल अभी तक हमने दो बार यूज कर लिया, P एंड नेगेशन Q और नेगेशन R सिंस। अब हमने यहां पर क्या यूज किया, नेगेशन ऑफ P implication Q is logically equivalent to P and negation Q। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर नेगेशन आ जाएंगे पहले, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.9 उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं टर्म्स हैं तो उसको मैं सबसे लास्ट में बाद में डिस्कस करूंगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.10 लास्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट नोट करेंगे। So now we have last topic to discuss which is Venn diagram। तो अगर आपको Venn diagram representation देना है किसी भी स्टेटमेंट का तो we have 5 diagrams। Number 1, all x's are y, यानी सारे के सारे x जो हैं वो y हैं। तो इसका मतलब जो x है वो अपने आप में सबसेट किसका होगा, y का। और जो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था Venn diagram सेम इस तरह से, तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया y और उसके अंदर कौन सा सर्कल आ रहा है x, तो इसका मतलब ऑल एक्सेस आर y। तो वेन डायग्राम का एज यूजुअल होता है, आपको मालूम है एक हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, सेट को उसके अंदर सर्कल से नोट करना है और कंपल्सरी u यानी कि यूनिवर्सल सेट नोट करना है। तो शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड डायग्राम। डायग्राम फॉर नो एक्सेस आर y, कोई भी x y नहीं है, यानी कि दो डिसजॉइंट सेट है, यानी दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ कर दिए, एक x और y। आप देख सकते हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये किसको डायग्राम, किस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो एक्सेस आर y। डायग्राम फॉर सम एक्सेस आर y। अब डायग्राम हमने ड्रॉ किया सम एक्सेस आर y, तो अगर आप देखें तो इस डायग्राम में x का कुछ पार्ट इसके अंदर है, y के अंदर इंक्लूड है, यानी कि दे हैव इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो ये जो कॉमन आ रहा है ना यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज सम एक्सेस आर y, दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट सम एक्सेस आर y। तो शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड डायग्राम। तो पहला एक्सेस आर y, तो x y के अंदर है, नो एक्सेस आर y दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ करो, सम एक्सेस आर y तो x और y का इंटरसेक्शन एरिया शेड हो जाएगा।
अब डायग्राम फॉर सम एक्सेस आर नॉट वाइज, तो कुछ एक्स जो है वाई नहीं है, यानी कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है। हमने दो सर्कल ड्रॉ किया, आप देखिए जो मैंने शेड किया है ये वो सेगमेंट है जो वाई के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो दैट मींस दिस शेडेड एरिया इज सम एक्सेस आर नॉट वाइज, तो शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड डायग्राम। एंड लास्ट डायग्राम इज डायग्राम फॉर ऑल एक्सेस आर वाइज एंड ऑल वाइज आर एक्सेस, यानी कि हमें किसके लिए ड्रॉ करना है, सारे के सारे एक्स वाई हैं और सारे के सारे वाई क्या है, एक्स है। इसका मतलब एक ही हो सकता है क्या, x एंड y आर सेम, तो हमने एक ही सर्कल ड्रॉ किया और उसके अंदर क्या लिखा, x इक्वल टू y। तो वी हैव 5 डायग्राम्स। नंबर 1 ऑल एक्सेस आर वाइज, क्लियर है आपको। नंबर 2 नो एक्सेस आर वाइज। नंबर 3 सम एक्सेस आर वाइज, तो आप देख सकते हैं x का वो पार्ट जो y के अंदर है वो शेड किया। नंबर 4 सम एक्सेस आर नॉट वाइज, तो हमने x का वो पार्ट नोट किया जो y के अंदर इंक्लूड नहीं है। एंड 5 ऑल एक्सेस आर वाइज एंड ऑल वाइज आर एक्सेस, तो एक ही सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर x इक्वल टू y नोट करना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.10 और एक्सरसाइज 1.10, तो आपको यहाँ पर जो भी सम है उसमें स्टेटमेंट्स दिए और उनका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, तो हमारा जो स्टेटमेंट है जिसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है इट इज सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। कभी भी वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपने तीन चीजें नोट करनी है, यूनिवर्सल सेट क्या है, पहला सेट क्या है, दूसरा सेट क्या है, तीन सेट मार्क करने। नंबर 1 यूनिवर्सल, देन फर्स्ट एंड देन सेकंड। तो लेट यू सच दैट द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की, तो हमने यूनिवर्सल सेट यू कंसीडर किया द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स H such that the set of all hard working students, और H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, the set of all hard working students। O the set of all obedient students, और O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, the set of all obedient students। तो आपने यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ करना है some hard working students are obedient, तो आप देख सकते हैं हार्ड वर्किंग का कुछ पोर्शन किसमें जा रहा है, ओबीडिएंट के अंदर। तो ये जो वेन डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। नेक्स्ट, नो सर्कल्स आर पॉलीगन, तो आपको समझ में आ रहा है दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अब U द सेट ऑफ ऑल क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप्स, P द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, C द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स, और हमको क्या बोला, नो पॉलीगन इज द सर्कल। तो दो अलग अलग आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ करना है। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर, एक्चुअली स्टेटमेंट क्या, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर एंड ऑल स्कॉलर्स आर टीचर। तो क्लियरली हमारे पास एक ही सर्कल आएगा जिसमें टीचर और स्कॉलर सेम होंगे। तो लेट यू सच दैट द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, आपको मालूम है टीचर हो या स्कॉलर हो वो किसके अंदर है, ह्यूमन बीइंग के अंदर है। तो यू कंसीडर्ड एज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, T such that the set of all teachers, S such that the set of all scholars। तो हमने जो वेन डायग्राम ड्रॉ किया इट इज वेरी सिंपल, T इज इक्वल टू S, क्योंकि हमारा जो हमने पहले जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, सम एक्सेस आर वाइज, सॉरी ऑल एक्सेस आर वाइज एंड ऑल वाइज आर एक्सेस, तो एक ही सर्कल के अंदर x और y नोट करना था। 4 if quadrilateral is a rhombus then it is a parallelogram, तो बात किसकी हो रही है, क्वाड्रिलेटरल की। तो रॉम्बस हो या पैरेललोग्राम हो, ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमने क्या करा, U द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, P द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, R द सेट ऑफ रॉम्बस। तो उसने क्या बोला, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रॉम्बस, अगर क्वाड्रिलेटरल रॉम्बस है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम भी होगा। तो इसका मतलब रॉम्बस किसके अंदर आ जाएगा, पैरेललोग्राम के सर्कल के अंदर आएगा, यानी कि जो रॉम्बस का सेट है वो पैरेललोग्राम का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये हमारे पास। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वी हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट्स, तो सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंटेंट। तो आपको समझ में आ रहा है डायग्राम क्या होगा, पहला जो हमने वहां पे बताया था डायग्राम्स में, सम एक्सेस आर वाइज, तो ये हमारे पास। तो लेट यू सच दैट द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ये हमने कंसीडर किया। S such that the set of all share brokers,
अब ये तो हो गया शेयर ब्रोकर्स, ये हो गया सारे के सारे ह्यूमन बीइंग, क्योंकि शेयर ब्रोकर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हमारे बीच में से आने वाले हैं। सी द सेट ऑफ ऑल सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो डायग्राम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट आपको मालूम है आइदर वी हैव शेयर ब्रोकर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमारे बीच में से, तो हमने यूनिवर्सल सेट क्या कंसीडर किया, द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर ब्रोकर्स को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और ये आ गया डायग्राम। नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम, तो इन्होंने आपको बोला है डायग्राम क्या बनाना है, नो विकेट कीपर इज अ बॉलर, तो सिंपल है, विकेट कीपर और बॉलर के दो अलग अलग सर्कल होंगे, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यू, हम बात किसकी कर रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर्स की, तो यू हमने कंसीडर किया द सेट ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स, तो यू हमने किसको कंसीडर किया, सेट ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर्स, डब्ल्यू द सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर्स, और बी द सेट ऑफ ऑल बॉलर्स। तो डायग्राम आ गया हमारे पास, ये दो सर्कल इस तरह से मार्क हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम आपके पास वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो सॉल्यूशन मैंने लिखा है वैसे ही सम है जैसा हमने 1 और 2 पार्ट में किया, तो आप लोगों ने अपने आप ही इसको रीड करना है और कंप्लीट करना है। तो ये तो था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 लॉजिक, और हमने एक और चैप्टर आपको बताया था मैट्रिसेस, और इधर पार्ट 2 का एक चैप्टर में बता चुका था आपको, वो था इंडेक्स नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम पार्ट 2 से ही स्टार्ट करेंगे, और पार्ट 1 का जो चैप्टर है लॉजिक डेफिनेटली एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपने ध्यान देना है। और मैं आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को कई बार रिपीट करें, ध्यान से सुने, थोड़ा सोचें और फिर आगे बढ़ें। आप एक ही बार में देख के समझने की कोशिश करेंगे मुश्किल होगा, तो स्टॉप करें, रिपीट करें, स्टॉप करें, रिपीट करें, एंड देन आप उसको समझें कि हमने आपको क्या बताया। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा इस तरह से लेक्चर्स का। तो आपने स्टॉप करना है, समझना है, फिर से रिपीट करना है, फिर समझना है, तो डेफिनेटली आपको वो क्लियर होगा। क्योंकि एक ही बार में अगर हम सोचेंगे कि नॉन स्टॉप हमने देख लिया और ये हमको समझ में आएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोग उसको रिपीट करें, और ये एडवांटेज है इन वीडियोस का कि हम कोई भी बात मेरी जो कही हुई है वो आप बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं। अगर क्लास के अंदर जब लेक्चर हो रहा है तो हम लोग एक बार हो जाने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब जाते हैं तो पहले लेक्चर में क्या बोला वो खत्म, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके पास सारे लेक्चर्स के वीडियोस हैं, और आप लोगों ने क्या करना है, कहीं भी कुछ होता है आप पीछे जा सकते हैं, वो वीडियोस दोबारा देख सकते हैं, और नेक्स्ट फिर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें, रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास लॉजिक, तो ये था। अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में सेकंड पार्ट का एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।